हेलो बच्चा पार्टी। अब जो हम करेंगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये रहा मोलिकुलर फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से कर लो, आना ही आना है पेपर में एग्ज़ाम में। बाकी देखो 100% कुछ नहीं होता, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आने के चांसेस ज़्यादा है। देखो इसमें आपने लिखा हुआ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलराइजिंग of a molecule of any dielectric is known as molecular field। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजिंग ऑफ ए मोलिक्यूल, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी भी मोलिक्यूल को पोलराइजिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या कहलाता है? मोलिकुलर फील्ड। क्या कहलाता है बच्चा? मोलिकुलर फील्ड कहलाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर मानते हैं। ये लिखा हुआ, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक स्फेयर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने मान लिया स्फेयर है, हमने उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया। देन एन इंड्यूस्ड चार्ज इज प्रोड्यूस एज फॉलोज, यानी कि वहाँ पे एक इंड्यूस्ड मतलब चार्ज उत्पन्न हो जाता है। कैसे? एज फॉलोज, जैसा आगे दिया गया है। देखो ये रही, ये हमने क्या लिया बच्चा, ये हमने ले लिए, क्या ले लिए? प्लस माइनस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में चार्ज पार्टिकल रख दिया हमने। कोई एक पार्टिकल उठा के उसकी यहाँ फिगर बना दी। ये देखो पैरेलल, इसे अभी भूल जाए, इस फिगर का कोई रोल नहीं। ये दिख रहा है, ये प्लस है और ये माइनस दिख रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों कोने पे एक तरफ प्लस हो गया, एक तरफ माइनस हो गया। अब ये बीच में हमने क्या रख दिया, एक शेप बना के दिखा देता हूं मैं तुम्हें। ये रहा, क्या रख दिया बच्चा? ये तो ज़्यादा ही बड़ा सर्कल बन गया, हम सबको डिलीट कर देते हैं। सर्कल यार इतना बड़ा तो बनना नहीं चाहिए। ये रहा, ज़्यादा बड़ा ही सर्कल बन रहा है, इसे छोड़ दो, अभी हमें थोड़ा सा और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक, देखो ये हमने एक स्फेयर रख दिया, ये रहा। अब जब प्लस है तो प्लेट पे इधर माइनस इंड्यूस हो जाएगा, इधर माइनस था तो इधर क्या? प्लस। अब इसके इस तरफ प्लस आ जाएगा और इस तरफ माइनस। अब ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस माइनस को। तो हमारे पास कितनी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, आप देखो कितनी तरह का है। एक तो ये आउटर वाला, एक ये आउटर वाले की डायरेक्शन ऐसे है प्लस से माइनस, एक ये वाला इसकी प्लस से माइनस ऐसे है, एक ये वाला इसकी ऐसे है। और अंदर की साइड स्फेयर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वो जीरो है, ये आप सबको पता है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा? ई आउटर, E1, E2, E3। E3 तो जीरो है, ई आउटर हो गया एक। तो देखो ये रहा ई आउटर जो प्लेट्स की वजह से हो रहा है, फिर E1 जो प्लेट पे इंड्यूस्ड होने की वजह से हो रहा है, फिर E2 ये जो इसके कॉर्नर पे प्लस और माइनस की वजह से जनरेट हो रहा है। तो E0 मान लो, E0 मान लो, इतनी तरह का हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करेंगे टोटल को। पहले हम ये निकाल लेंगे, फिर हम ये हमें पता है स्पेयर के अंदर चार्ज जीरो होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है बच्चा? जीरो होता है। फॉर ई नोट, पहले हम ई नोट कह लो, E0 कह लो, E0 कह लो। हमने क्या कर लिया? E0 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज, इट्स वैल्यू विल बी, इसकी वैल्यू कितनी है? आपने पढ़ा तो है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये है। ये आपने इसे कितना चार्ज दे रखा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप मान लो इसे आपने क्यों चार्ज दिया है। ठीक है बच्चा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, Q अपॉन R स्क्वायर। हमने क्या किया, 4 पाई R स्क्वायर एक साथ लिख लिया, एप्सिलॉन नॉट बाहर। तो 4 पाई R स्क्वायर स्फेयर का क्या होता है? एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ई नोट कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसमें कोई दो राय है नहीं,
हमने ये भी तो पढ़ा है, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी। अरे डी बराबर एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी ना पढ़ा था, वो जो हमने निकाला था और मैंने बताया डी की जगह सिग्मा, कब पढ़ा था? इससे पहले वाली वीडियो में जस्ट। तो हमने सिग्मा की जगह क्या रख दिया? एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी। अब अलग अलग करूंगा, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, इसके अपोन में क्या बचेगा? पी अपोन एप्सिलॉन नोट। जब अलग अलग करूंगा, देखो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये मेरे पास ई नोट आ गया, ये ए पहले वाले के लिए। अब देखो थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, ये यहाँ इसकी वजह से क्या हुआ? इंडीज। तो ई नोट बराबर क्या था? सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट। तो ई वन कितना आ जाएगा बच्चा? ई वन कितना आ जाएगा? माइनस सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट। माइनस क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड हो रहा है और अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है। ये मैंने थोड़ी सी खोपड़ी चलाने की कोशिश की, ये रहा माइनस सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट। सर यहाँ तो सिग्मा डैश माना हुआ है। अरे जरूरी थोड़ी है जितनी बाहर वाली थी सरफेस चार्ज डेंसिटी अंदर इतनी होगी, अंदर है पोलराइजेबिलिटी तो सिग्मा डैश, और सिग्मा डैश हमने पी के बराबर पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1857 की क्रांति के समय। अरे नहीं नलायको, इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं। तो सिग्मा डैश की जगह पी आ गया, तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया? ये आप देखो, रेक्टेंगल तो बना दे अच्छा से, एक बना दे अच्छा सा रेक्टेंगल। ये ए वन इक्वस टू माइनस के पी अपोन एप्सिलॉन नोट। इसे अच्छा से याद रखना, इस वाली चीज़ को रख लोगे याद। चले आगे, चलिए सर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब हम क्या निकाल चुके? यहाँ देखो, हम ई नोट निकाल चुके, ई वन निकाल चुके, ई थ्री हमें पता ही है, तो हमें क्या निकालना? केवल ई टू निकालना। अब हम ई टू की तरफ अग्रसर है। ई नोट ये रहा, ई वन ये रहा, ई टू खतरनाक है। सर ई टू खतरनाक कैसे है? अरे ई टू सरफेस के गोले पे है, ये रहा स्फेयर के गोले पे। देखो आप थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ। क्या सर? ये देखो, ये ई नोट तो बाहर वाले के लिए, ई वन इसके लिए, ई टू जो है ये रहा स्फेयर के कोने पे है, गोल, तो गोल आई पे आ रहा है यो। तो इसे निकालने के लिए आपको थोड़ी सी खोपड़ी चलानी होगी। देखो अगर इस बार कोशिश करते हैं सर्कल सही बन जाए, अगर सर्कल सही बना तो हमारा बहुत काम सही। हाँ अब सही है सर्कल, ये रहा, ये मेरे पास सर्कल है। अब मैं समझ में आया सर्कल बनता कैसे है। सर्कल ये रहा, ये सर्कल है बच्चा, बड़े ध्यान से सुनना। अब लाइन लेते हैं, ये यहाँ पर एक लाइन है, ये रही, ये मैंने इसका क्या ले लिया? एक जरा सा पार्ट ले लिया इस सेंटर से, ये मैंने इसे यहाँ मिला दिया, इसे यहाँ मिला दिया। अब आप फिगर समझने की कोशिश करो। सर आपने तो डिलीट कर दिया। डिलीट करना था बेटा मुझे, लॉजिक था। देखो पहले मनवानी थी लैंग्वेज। ई टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर। हमने मान लिया ई टू क्या है? चार्ज है सरफेस की वजह से। अब हमने क्या, एक सर्कल को छोटे छोटे पीस में काट लिया। अब हम पूरे स्फेयर की वजह से निकाल रहे हैं, तो हमने स्फेयर की एक ये डिस्क सा पीस काट लिया। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, दिख नहीं रहा मेरा चेहरा, तो आप समझने की कोशिश करना। ये क्या है ये बच्चा? ये छोटा सा एंगल है, ये वाला, ये दिख रहा है, और ये पूरा डी थीटा एंगल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस थी? ये क्या है? ए बी है, ये ए बी है। आपने क्या पढ़ा? एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है? एंगल कितना है? एंगल डी थीटा। आर्क कितना है? ए बी, और ये रेडियस कितनी है? आर। तो डी थीटा इक्वस टू ए बी अपॉन आर। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया मेरे पास? आर डी थीटा। और इस वाले ट्रायंगल में इसमें मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी सोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोले। तो ये क्या है? साइन पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी वाले लाल बटे कक्का, लंब बटे करण। तो लंब क्या है? बी जी, करण क्या है? एफ बी। तो बी जी अपॉन एफ बी। तो यहाँ से बी जी की वैल्यू क्या आ गई? एफ बी साइन थीटा। और एफ बी कितना है बेटा? ये रहा, आर नहीं है। अरे रेडियस तो कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सब जगह क्या होगी? आर ही तो होगी। तो यहाँ से बी जी कितना आ गया? आर साइन थीटा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई टू कोस थीटा। सर हाँ,
ये कौन सा नशा करके बैठे हो? मैंने पूछा क्या हुआ बच्चा, आप बताओ तो सही। सर ये DE2 कोस थीटा कहाँ से आ गया? अरे यार नालायको, आपको याद है जब हम कब पढ़ते थे? जब मैं छोटा बच्चा था तो 12th में पढ़ता था। तो आप क्या करते थे, एक सर्कल लेते थे, यहाँ पे P पॉइंट लेते थे और यहाँ छोटा सा हिस्सा बांध के ऐसे आप क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट में ब्रेक होता था इस पॉइंट पे, ए ऐसे या ऐसे। एक तो ऐसे होता था, एक ऐसे, नीचे वाले के लिए भी एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट था, रिजल्टेंट इसकी वजह से बचता था। साइन थीटा वाला एक ऊपर है और एक नीचे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड DE बराबर क्या आता था, DE कोस थीटा आता था 12th क्लास में, क्योंकि साइन वाले कंपोनेंट एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। तो सेम ये सर्कल ही तो है, और इसकी हम क्या निकाल लें, एक कोने पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, DE2 कोस थीटा, यही तो बचेगा चांद मेरे। अब तो समझ में आ गया DE2 कोस थीटा कहाँ से आ गया। यहाँ लिख देना हियर करके DE2 इक्वल टू DE2 कोस थीटा। DE2 बराबर कितना, 1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε/Q/r²। क्योंकि जगह हमें चार्ज कितना, बाहर तो क्यों था, अब अंदर कितना हमें नहीं पता, तो हमने क्यों डैश मान लिया, क्योंकि जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसे हम डैश में मान के चल रहे हैं। तो कितना हो गया, Q'/r²। आपने क्या पढ़ा है, सिग्मा इक्वस टू चार्ज अपॉन एरिया, यही तो पढ़ा है। तो Q बराबर कितना, सिग्मा इंटू है। यहाँ पे हमने छोटा सा, ये छोटा सा हिस्सा लिया है ये वाला, तो यहाँ सर एरिया भी छोटा सा D है। तो हमने ए ना मान के DS मानना है। DS का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया। तो सिग्मा डैश इंटू DS, क्यों डैश की जगह पे सिग्मा डैश इंटू DS। बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ लिखी हुई है। अब सिग्मा डैश किसके बराबर था, P के, याद है कुछ अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन यहाँ सेम वही कंडीशन है, सरफेस पर ले रहे हो, साइन वाला कंपोनेंट तिरछा है तो P भी दो कंपोनेंट में टिटेगा, एक तो P कोस थीटा, एक P साइन थीटा। ऐसे नीचे वाले के लिए P कोस थीटा, P साइन थीटा। साइन थीटा वाला कंपोनेंट नेगलेक्ट कर देगा एक दूसरे को, तो क्या बचेगा, P कोस थीटा। तो सिग्मा डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, P कोस थीटा। एक कोस थीटा पहले से था, तो कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, एरा P कोस थीटा, एक कोस थीटा एरा, ये तो कोस स्क्वायर थीटा। DS मैंने बाद में लिख दिया। बताओ, नो रॉकेट साइंस, ये DE2 की वैल्यू आ गई। अब आप क्या है, एरिया, किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्क्यूम्फरेंस। ऐसे कोई आपको डिस्क दे दी, डिस्क का एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई उसकी क्या होती है, सर्क्यूम्फरेंस, और चौड़ाई क्या होती है, विड्थ। अबे लंबाई 2πr नहीं होती क्या, और 2πr क्या होती है, परिधि, सर्क्यूम्फरेंस। तो किसी का भी डिस्क का एरिया क्या होता है, सर्क्यूम्फरेंस इंटू विड्थ। सर्क्यूम्फरेंस कितनी है, सर्क्यूम्फरेंस कितनी है, देखो ये है BG चौड़ाई, तो सर्क्यूम्फरेंस ये है रेडियस। अरे यार ये ऐसे बन रही है डिस्क, ऐसे ऐसे, जैसे हाथ को आप लंबा कर लो, तो ये इसकी रेडियस का काम क्या करेगी, ये BG इसकी रेडियस का काम क्या करेगी। अबे यार ये चूड़ी की शेप में मिलेगी, क्योंकि ये 3D इमेज है और मैं इसे बना नहीं सकता। तो यहाँ पे रेडियस का काम BG करेगी, ये ऐसे घूम रही है ऐसे। तो आपको ये एक तरफ का हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक तरफ का हिस्सा, ठीक। तो ये क्या है, BG रेडियस का काम करेगी। तो सर्क्यूम्फरेंस कितना, 2πr, r की जगह क्या है, r साइन थीटा, इंटू विड्थ, विड्थ क्या है, चौड़ाई, ए बी तो है इसकी चौड़ाई ये रही, इंटू ए बी कितना है बच्चा, ए बी कितना है, r d थीटा। तो ये आ जाएगी 2πr साइन थीटा इंटू r d थीटा। देखो ये रहा सर्क्यूम्फरेंस 2πr की जगह r साइन थीटा और विड्थ r इंटू डी थीटा। तो r कितना, r², तो 2πr² साइन थीटा डी थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, DS की वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें DS की वैल्यू चिपका दूंगा। बाकी सारी टर्म ऐसी की ऐसी, 1/4πε0 P कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r² थीटा, एरा 1/4πε0 P कोस स्क्वायर थीटा r² थीटा, ऐसी DS की जगह पे ये वैल्यू चिपका दी है, 2πr² साइन थीटा और d थीटा यहाँ मिट गया, लिख देना, लिख देना यहाँ पे d थीटा। देखो पाई से तो पाई कट गया, 2 से 2 टाइम्स कट गया, r² से r² कट गया,
तो डी ई टू कितना बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट पी कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हमने क्या किया, हमने बच्चा इसका इंटीग्रल किया, ये हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल डी थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। अब क्या किया हमने, पी कांस्टेंट 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये तो ऐसा कैसे ही इंटीग्रल किसका होगा कोस स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा का। अब लिमिट मिनिमम से मैक्सिमम, अब हम इसे मिनिमम दबा के कितना ले जा सकते हैं 0 एंगल पर, और मैक्सिमम सीधा कर सकते हैं, सीधा कितना 180, तो 180 जीरो तो मिनिमम और मैक्सिमम पाई, तो इसकी लिमिट क्या होगी 0 से लेके पाई तक। तो लिमिट इसकी क्या होगी बच्चा, ये रही 0 से लेके पाई तक। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रल या तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा के कर लें। यहाँ पे मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया है, हमने क्या करा कोस थीटा को टी मान लिया, इंटीग्रल आपको आता है। अब डिफरेंशियल कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डी टी, ये हो गया ना। अब लिमिट चेंज करेंगे, थीटा 0 है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1, और कोस पाई लोगे पाई, तो कोस पाई की वैल्यू 180, तो टी की वैल्यू -1, तो लिमिट कितनी आ गई 1 से लेकर -1 तक आपकी लिमिट आ गई। अब देखो कोस थीटा, यो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, लिमिट 1 से लेकर -1, ये तो ऐसी कैसी, कोस थीटा की जगह टी स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा की जगह डी टी। लो हमारा इतना सा इंटीग्रल बन गया, ये रहा, यही तो लिखा हुआ ये रहा, ये ऐसा कैसा ही, और टी स्क्वायर डी टी। लिमिट क्या थी हमारी 1 से -1, ठीक। अब मैंने क्या किया, लिमिट पलट ली -1 से 1, तो बेटा बाहर माइनस आ जाएगा, एक माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, प्लस हो गया p/2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट देखो -1 से 1 टी स्क्वायर डी टी। अब आपको पता है इसका लिमिट क्या, टी की पावर n+1/n+1 2+1/2+1, यानी कि टी की पावर 3/3, 3 तो बाहर ले लिया, 3 2 जा 6। यहाँ क्या बचा बच्चा, टी की जगह अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब, तो यहाँ क्या हो गया p/6 एप्सिलॉन नॉट, 1 का क्यूब 1 -1 का क्यूब -1, तो -1 और -1 क्या +1, 2 हो गया, 2 से 6 3 टाइम्स, तो कितना हो गया p/3 एप्सिलॉन नॉट। अब लास्ट वाला E3 फाइंड करेंगे, तो E3 कितना आ गया हमारा, हमने बताया था देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेयर, सो देयर विल बी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। एक सेकंड बस, वो ज़रा टॉगल मेनू पर क्लिक हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब आपको पता है क्या, देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड द स्फेयर, सो देयर विल बी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E3 कितना 0, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 + E1 + E2 + E3, तो अब हमने सबकी वैल्यू रख दी। E0 कितना था E + P एप्सिलॉन नॉट, E1 - P/ε, E3 अभी निकाला P/3, सॉरी E3 0, ठीक। अब देखो इससे ये कट गया, E0 की वैल्यू तो ये थी, E1 की ये थी, E2 की ये थी, E3 की ये थी, इससे ये कट गया, क्या बचा E बचा और ये बचा E + P/3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये था हमारा कुल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे याद कर लो, जहन में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ बच्चों को समस्या है बच्चा कि सर अब समय कम बचा है, अब हम कैसे तैयार करें। अब आप देख रहे हो उसमें कुछ नहीं है, पढ़ते पढ़ते तैयार हो जाएगा, इसमें आपको खोपड़ी चलाने की दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, चलें, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमने ये पढ़ा था सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E + P और सिग्मा डैश P होता है। बेटा ये तो आप जानते हो चार्ज डेंसिटी, और ये क्या है सिग्मा डैश, ये है इंड्यूस्ड, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए P 0 हो जाता है, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन × E, अरे एप्सिलॉन नॉट था वैक्यूम के लिए, ये है मीडियम के लिए, ये है एप्सिलॉन × E, तो हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी एप्सिलॉन E = एप्सिलॉन नॉट E + P। सर ये पढ़ा सा लग रहा है, अरे आपने काई में नहीं पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन, अब रख दिया, ये इधर आके माइनस का हो गया, ये रहा,
अब यहाँ पर देखो आप ई कॉमन तो क्या बचेगा, सॉरी एप ई कॉमन तो एप्साइलन माइनस एप्साइलन नोट, तो क्या ई कॉमन क्या एप्साइलन माइनस एप्साइलन नोट। अब फिर एप्साइलन नोट भी कॉमन ले लिया मैंने, तो देखो या एक साथ ही ले लो जैसा इन्होंने कर रखा है, एप्साइलन नोट ई कॉमन, तो यहाँ देखो ई तो कॉमन आ गया, एप्साइलन नोट कॉमन नहीं आ रहा तो अपोन में पहुंच जाएगा, और ये पूरा ही कॉमन तो 1 बचा -1। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन वैक्यूम के बराबर होती है, तो P बराबर एप्सिलॉन नोट E इंटू के -1 ससेप्टिबिलिटी, ये था पोलराइजेशन और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों में रिलेशन। अब क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन, इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए। अब सर आप हमारी ये डाइलेक्ट्रिक कब तक पूरी करा दोगे? बच्चा आज 2 वीडियो आ रही हैं, एक तो आ चुकी और एक ये, ठीक। अब हम देखो, आप देख सकते हो, देखना चाहो तो क्या, हम 20 पेज पे, हम 25 पेज आज कंप्लीट करेंगे, कल की वीडियो में भी हम क्या करेंगे 25 पेज, 2 वीडियो में कंप्लीट। तो डाइलेक्ट्रिक खत्म है और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी ज़्यादा नहीं 8-10 पेज पे परसों वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद आप जो बोल रहे हो आप क्वांटम मैकेनिक्स, वो लगभग समाप्त होगी 90%, केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रम और एल्कली स्पेक्ट्रम। कोई बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे से टॉपिक है, मैं उन्हें कराता भी नहीं खास, क्योंकि नॉर्मली बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए मैं उन्हें भी करा दूंगा, तो आप टेंशन ना लो, आप पहले इसे टॉपिक को कर लो तसल्ली से। क्या? क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, हमने ये प्रूफ करा था और ये भी लिखा था P इक्वल्स टू एन अल्फा ई एम, और ई एम हमने अभी ये प्रूफ करा थोड़ी देर पहले, E प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, अभी 2 सेकंड पहले ही हमने ई एम की वैल्यू रख दी, मैग्नेटिक है इसका मतलब, ठीक है, मोलिकुलर सॉरी, एम का मतलब कभी सोचो एम क्यों है, क्योंकि कई बुक में ई लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या ई एम की वैल्यू रख दी, P इक्वल्स टू एन अल्फा, ई एम की वैल्यू E प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। द रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय, यो रिलेशन हमने अभी निकाला था, इसीलिए निकाला था यो मैंने, ताकि आपको क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन समझने में आसानी रहे। P की वैल्यू रख दी कितनी, एप्सिलॉन नोट E इंटू के -1, तो एप्सिलॉन नोट E इंटू के -1 इधर आ जाएगा, ये आ गया एप्सिलॉन नोट E इक्वल्स के -1 इक्वल्स टू एन अल्फा, ये वाली वैल्यू E प्लस पी की वैल्यू एप्सिलॉन नोट E के -1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। देखो इस एप्सिलॉन नोट से ये वाला E एप्सिलॉन नोट कट गया। अब यहाँ देखो मेरे पास क्या बच रहा है, बिल्कुल सिस्टम से पढ़ते चलो, ये वैल्यू एज इट इज एन अल्फा ई दोनों में है, E कॉमन यहाँ पे 1 प्लस के -1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट E के -1 एन अल्फा E, यहाँ एलसीएम 1 होके 3 प्लस के, तो 3 में से 1 गया 2 बचा, तो एन अल्फा के प्लस 2, ये 3 डिवाइड में था, मैंने इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा दिया, ये रहा, इस E से ये E कट गया, 3 एप्सिलॉन नोट के -1 इक्वल्स टू एन अल्फा के प्लस 2। अब यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल दी, के प्लस 2 और एन अपॉन में आ गया, या अल्फा इधर लिख लूँ, ये इधर लिख लूँ, बात तो एक ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। दिस इज़ द क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन। देखो कितने सिंपल वे में मैंने करा दी सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने पहले बताई थी, ये इन सारी चीज़ों का मेन रोल जो है क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन में है। क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आगे भी थोड़ा सा पार्ट ऐड है, आप चाहो तो कर लो। कैसे? आपने के लिए ये रिलेशन निकाला था ये ससेप्टिबिलिटी में और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, तो आप यहाँ के की वैल्यू चिपका दो, ये 1 प्लस काई ई अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये चिपका दी, 1 प्लस काई ई, के की जगह ऊपर के -1 था और नीचे के प्लस 2 था, रख दिया। अब इससे ये कट गया, अब यहाँ 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये निरा 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या, एप्सिलॉन नोट, ये तो कट गया, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट, क्या बचा 3 काई ई अपॉन एन काई ई, फिर से यहाँ एलसीएम लेके 3 एप्सिलॉन नोट इधर, 3 एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट ऊपर। तो किसी बुक में क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन यहाँ तक भी दी गई है, तो आप इस चीज़ को लेके चिंतित
ना हो। चलो अब हम पेज नंबर 22 पे आते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब मैं आपको बता चुका, जो आप क्या करते हो, जो प्रोड्यूस होता है किसी और की वजह से। सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। हम लाइन ले लेते हैं, ये ले ली। देखो, व्हेन एनी मैटर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू द मैटर। अरे यार, हमने कोई भी पदार्थ लिया, वस्तु ली, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रख दी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और जो लाइन किसी भी एरिया से पास हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोलते, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। ठीक, ड्यू टू विच ए फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द मैटर, जिस वजह से पदार्थ में कोई फ्लक्स पैदा हो जाता है। द मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। इस फ्लक्स का ही जो आप मापन करते हो वही क्या कहलाता है? आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन से फाई बराबर बी डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आता था? ई डॉट ए आता था। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई? फाई अपॉन ए। ये बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर अगर एरिया 1 है, क्या एरिया 1 है, तो बी बराबर फाई, तो ये फाई के बराबर आ गया। मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ बच्चा। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। अरे यार देखो, अगर मैं एरिए को 1 मान लूँ, तो फ्लक्स किसके बराबर है? मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमने यही तो लिखा है, सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। की एक यूनिट एरिया से पास होने वाला फ्लक्स ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, से हम बी से निरूपित करते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज नोन एज इंटेंसिटी। यानी कि डाइपोल मोमेंट को आप किससे कर दो? वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वही क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या सिंपली हम इसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये क्या था बच्चा? मैग्नेटिक इंडक्शन। इनमें आपको छोटी छोटी डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होता। हमने क्या बताया? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसी डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। उसमें था इलेक्ट्रिक के लिए, इसमें मैग्नेटिक के लिए। इसी वजह से यहाँ पे m लिखा हुआ है। 2a से 2a कट गया, क्या बनी? अब ये 2a क्या है? चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, आप चाहे l मान लो। मैंने जिससे बच्चों को समझ में आई इसलिए इस वजह से 2a मानी थी। अब यहाँ पे तीसरी डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने बताया 3-4 डेफिनेशन हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इन्हें तो आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो क्या है? व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में लिखा जाता है, इट बिकम्स मैग्नेटाइज। अरे यार, मैग्नेटिक मटेरियल को किसी बाहर के उसमें रखोगे तो वो भी चुंबक का गुण ले लेगा। इट्स बिकम मैग्नेटाइज, सो द कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मटेरियल। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की कैपेबिलिटी जो किसी मटेरियल को क्या कर दे? मैग्नेटाइज कर दे, क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप समझे, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैपेबिलिटी जिसमें वो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे, कैपेबिलिटी जो इन्फ्लुएंस कर दे। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। और एच किसके बराबर दी जाती है? इसकी वैल्यू एच बराबर बी अपॉन म्यू नोट माइनस आई। म्यू नोट आपको पता है परमीएबिलिटी, एप्सिलॉन नोट जैसा होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सेम यो वो ही होता है। ठीक योरा,
वेयर म्यू नोट बी द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नोट भी क्या था, परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर और सीजीएस यूनिट इज ओरेस्टेड। ठीक, याद रखना। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी था, अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन अभी ऊपर पढ़ा, विद मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वो भी ऊपर पढ़ा, ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। ऊपर हमने क्या पढ़ा बच्चा, बी भी पढ़ा और एच भी पढ़ा, इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट आप देख सकते हो, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। रिलेटिव आप जानते हो, अरे रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल ही कहाँ होता है, जहाँ रिश्तेदार हो। तो रिश्तेदारी मेरी खुद के साथ तो हो सकती नहीं, किसी दूसरे के साथ होगी, तो कम से कम 2 परमिएबिलिटी हो। तो ये रहा ना, द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वही जो आपका उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम था ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी बोल दिया, तो आप उसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। अब रेशो है तो ऊपर से वो रेशो मतलब ऊपर के यूनिट से नीचे की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब इसे हम अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं बच्चा, इन अदर वर्ड्स द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड वैक्यूम इज रेस्पेक्टिवली द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रेशो किसमें, वैक्यूम में, किसके साथ, मटेरियल के साथ, यानी कि मटेरियल का जो वैक्यूम के साथ जो रेशो होता है वही रेशो क्या कहलाता है आपका, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये आपको डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब आपको पता है डाई पैरा फेरो क्या होते हैं, ये यार बहुत मैग्नेटिक डायरा फेरा ये सब आपको पता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू, परमिएबिलिटी की वैल्यू इसके लिए 1 से लेस देन होती है। डाई के लिए कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, पैरा के लिए फेर, अरे अनुचुंबक है, लोह चुंबक है, पृथ्वी चुंबक है, पढ़े तो हैं ये सारे आपने। तो अब इससे आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, कल का टॉपिक देख लो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे उसमें था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसमें है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब आप यहाँ साइड में देखो, ये हम 25 पेज कवर कर चुके हैं हम, तो अब 25 पेज कल ख़त्म और हमारी यूनिट थर्ड आपकी ख़त्म कल में। फिर परसों में आपकी सुबह की क्लास में तो हम ख़त्म कर देंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर शाम की या परसों की क्लास में हम लेकर देखेंगे एल्कली या एक्सरे स्पेक्ट्रम। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपका कोर्स पूरा ज़रूर होगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।